हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सिविक्स का चैप्टर 2 आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में संघीय व्यवस्था। भारत में संघीय व्यवस्था, फेडरलिज्म इन इंडिया। चैप्टर का नाम था संघवाद, फेडरलिज्म। इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने पिछले क्लास में पढ़ा था और आज हम लोग देखेंगे भारत में संघीय व्यवस्था। हमारा जो देश है भारत, हिंदुस्तान, हिंद, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारत खंडे, इंग्लिश में जिसको इंडिया कहते हैं, जिसको कभी गोल्डन बर्ड के नाम से जाना जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज हम लोग उसी देश में जो संघीय व्यवस्था है उसके बारे में जानेंगे। 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ। पर एक तरफ जहां हमको इस बात की खुशी थी, बेहद खुशी थी कि सदियों से गुलाम देश आजाद हो गया। सैकड़ों साल से गुलाम देश जो ब्रिटेन का उपनिवेश बना हुआ था वो आज आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया। अब हम अपने देश में अपना खुद का शासन चलाएंगे, हम खुद अपने ही द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा शासित होंगे। पर दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा दुख भी था। वो दुख इस बात का था कि यह एक बहुत ही रक्त रंजित देश के बंटवारे के बाद यह आजादी मिली थी। कुछ ऐसी रणनीतियां बनाई गई थी, कुछ ऐसे राजनीति का खेल खेला गया था, घटिया और घिनौना खेल खेला गया था, जिसमें से ब्रिटिशर्स भी शामिल थे और यहाँ के गद्दार लोग भी शामिल थे, जिनकी वजह से देश को आजादी तो मिली, लेकिन देश के दो टुकड़े होने के बाद, देश का बंटवारा होने के बाद, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान बनने के बाद, जो पाकिस्तान नफरत की बुनियाद पर बना था। खैर, देश आजाद हुआ, एक तरफ खुशी, दूसरी तरफ गम। परंतु अभी हमारे देश का संविधान बन करके तैयार नहीं हुआ था। इसीलिए हमारे देश में एक अंतरिम सरकार बनाई गई, एक एंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई और उस एंटरिम गवर्नमेंट के मुखिया बनाए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। साथ साथ हमारा संविधान भी लिखने का काम जारी था। संविधान लिखने के एक संविधान सभा का गठन किया गया था और वो संविधान सभा अपना काम बखूबी कर रहे थे। 26 नवंबर सन 1949 को हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया और उस संविधान के ऊपर संविधान सभा के सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हस्ताक्षर हो गया। लेकिन उस दिन उस संविधान को लागू नहीं किया गया। संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी सन 1950 को। 26 जनवरी सन 1950 को देश का संविधान इसलिए लागू किया गया क्योंकि एक दिन को यादगार बनाने के लिए। वो दिन था 26 जनवरी सन 1930, जब अभी हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, ब्रिटेन का उपनिवेश था, देश को आज़ादी नहीं मिली थी। तब भी उसी वक्त देश का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और इस देश में ही नहीं बल्कि भारतीय विदेशों में जहाँ जहाँ रह रहे थे वहाँ भी उन्होंने इस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया था और देश का पहली बार तिरंगा झंडा लहराया गया था। देश का राष्ट्रगान गाया गया था और देश का राष्ट्रगीत भी गाया गया था जब देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। और उस दिन से लगातार हर साल 26 जनवरी को हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता रहा। 26 जनवरी 1947 को भी हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, लेकिन अभी हमारा देश स्वतंत्र
नहीं हुआ था। देश असल में स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त सन 1947 को। अब हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस हो गया 15 अगस्त। तो हर साल 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। लेकिन इतने सालों से जो हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे, उस दिन को इस देश के लिए यादगार बनाने के लिए कुछ करना था। और वही सोचा गया, विचार किया गया कि क्यों ना हम अपने संविधान को ही 26 जनवरी को लागू करें और फिर 26 जनवरी हमारे देश का जो कभी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था, अब गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इसीलिए 26 जनवरी सन 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ और 26 जनवरी सन 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ। स्वतंत्र के साथ साथ गणतंत्र हुआ और उसी दिन से हर साल हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। अब हम हर साल ये दो राष्ट्रीय पर्व मना लेते हैं। एक हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। तो देश ने संविधान स्वीकार कर लिया। उस संविधान की अगर बात करें तो उस संविधान ने, यानी कि भारतीय संविधान ने, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे मजबूत संविधान है, उस सबसे बड़े और सबसे मजबूत भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ बताया। भारतीय संविधान ने क्या बताया? भारत को राज्यों का संघ बताया। इस देश को राज्यों का संघ बताया। हालांकि देश के स्वतंत्र होते ही आपको याद होगा कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे इंडिया में, उस वक्त हमारे देश में मोर देन 585 से अधिक छोटे बड़े रजवाड़े थे। जो रजवाड़े अक्सर आपस में लड़ा झगड़ा करते थे, छोटी मोटी बात पर भी एक दूसरे पर आक्रमण करते थे, एक दूसरे को जीतकर अपने में मिलाने की कोशिश करते थे और ये प्रक्रिया चलती थे। यानी कि रजवाड़े आपस में एकजुट नहीं थे। इसका नाजायज फायदा ब्रिटिशर्स ने उठाया था। हालांकि और भी कई सारे कारण थे जिसकी वजह से हमारा देश बड़ी आसानी से उपनिवेश बन गया। उस पर चर्चा हम लोग अलग से कभी करेंगे। लेकिन जब देश स्वतंत्र हुआ तब भी वही हालात हुए कि देश में सैकड़ों छोटे बड़े रजवाड़े थे, प्रिंसली स्टेट्स थे। अब जब देश आजाद हुआ तो एक तो देश के बंटवारे के साथ देश आजाद हुआ और इन प्रिंसली स्टेट्स को, इन रजवाड़ों को ये पूरा अधिकार मिला कि जिस रजवाड़े की इच्छा हो हिंदुस्तान में रहने की, यानी कि भारत में रहने की, वो हिंदुस्तान में रहे। जिसको पाकिस्तान में रहने की इच्छा है वो पाकिस्तान में मिल जाए। जिसको स्वतंत्र रहना है वह स्वतंत्र रहे। तो जब देश आज़ाद हुआ तो बहुत सारे जो इस तरह के प्रिंसली स्टेट्स थे वो हमारे भारत में शामिल हो गए और बहुत सारे ऐसे थे जो हमारे देश में तत्काल शामिल नहीं हुए, भारत संघ में शामिल वो नहीं हुए। उनको बाद में हमारे देश के जो प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके समझाने बुझाने और कई तरह के प्रयास करने के बाद धीरे धीरे वो शामिल हुए। उसके बावजूद भी कुछ ऐसे राज्य थे जो बिल्कुल जिद्दी थे, बिल्कुल भी दोनों में से किसी देश में शामिल होना नहीं चाहते थे, ना तो हिंदुस्तान में ना पाकिस्तान में। जैसे कि गोवा, पांडिचेरी, जम्मू और कश्मीर। वो जम्मू और कश्मीर, जिस जम्मू और कश्मीर में हरि सिंह का शासन था, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उनका विलय या तो भारत में हो या फिर पाकिस्तान में हो। हैदराबाद के निज़ाम भी नहीं चाहते थे कि उनका विलय या तो भारत में हो या फिर पाकिस्तान में हो। स्वतंत्र रहना चाहते थे। गोवा भी स्वतंत्र रहना चाहता था और पांडिचेरी भी, जिसको कि पुडुचेरी भी बोला जाता है, वह भी स्वतंत्र रहना चाहता था। हालांकि धीरे धीरे प्रयास जारी रहे और इन प्रयासों के तहत कई तरह के पापड़ भी बेलने पड़े। वो सब कुछ करने के बाद धीरे धीरे ये सारे के सारे भारतीय संघ में शामिल हो गए। कौन सा राज्य कब भारत संघ में शामिल हुआ और किस तरीके से शामिल हुआ, क्या कोशिशें करनी पड़ी,
उनको बार संघ में शामिल करने के लिए यह एक अलग क्लास डिमांड करता है, तो इसको सेपरेटली हम लोग एक अलग क्लास में देखेंगे। तो इस तरह से भारत राज्यों का एक संघ बना और भारतीय संविधान ने भी भारत को राज्यों का संघ कहा। अब ये देखा गया कि भारत जैसे बड़े देश को किस तरह से शासित किया जाए, यहाँ पर शासन व्यवस्था कैसे लागू की जाए ताकि पूरा देश एकजुट रहे। ये इसलिए सोचना पड़ रहा था कि हमारा देश विविधताओं का देश है। आप जम्मू कश्मीर से उत्तर में, जम्मू कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाएंगे और पश्चिम में गुजरात से लेकर के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक जाएंगे। इधर पोरबंदर से उधर सिलचर तक अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा देश विविधताओं से भरा पड़ा है। भौगोलिक विविधताएं तो हैं ही, कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं पठार हैं, कहीं मैदान हैं, कहीं रेगिस्तान है, कहीं तटवर्ती इलाका है, कहीं दलदली इलाका है, कहीं घने जंगल हैं और कहीं वीरान जगह है। और जलवायु के हिसाब से देखें, कहीं लगभग सालों भर गर्मी पड़ती है, कहीं लगभग सालों भर ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना ज़्यादा ठंडी पड़ती है, कहीं सालों भर ठंड पड़ती है, कहीं सालों भर बारिश होती है, कहीं मौसम के अनुसार बारिश होती है और कहीं सालों भर में एक बूंद भी बारिश नहीं होती है। तो ऐसे भौगोलिक दृष्टि से, जलवायु की दृष्टि से भी विभिन्नताएं हैं, तो इंसानों की दृष्टि से भी यहाँ पर विविधताएं भरी पड़ी हैं। कहीं के लोग बिल्कुल गोरे हैं, सफ़ेद वाले गोरापन लिए हुए हैं, कहीं पीलापन लिए हुए गोरापन है, कहीं लालीपन लिए हुए गोरापन है, टमाटर और सेब की तरह लाल लाल गोरे शरीर वाले लोग हैं, कहीं सांवले लोग हैं गेहुआ वर्ग वाले, तो कहीं काले लोग हैं, कढ़ाई की पेंदी की तरह काले रंग के भी लोग हैं। तो लोगों के रंग रूप में भी विविधता है, लोगों की भाषा में विविधता है, सैकड़ों तरह की भाषाएं और हजारों तरह की बोलियां इस देश में बोली जाती हैं। दुनिया में जितने भी तरह के धर्म हैं, सभी धर्मों के मानने वाले लोग इस देश में हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, सभी धर्मों के लोग हैं। हर धर्म में जितनी जातियां हैं उन सभी जातियों के मानने वाले लोग हैं। हर जाति में जितनी उपजातियां हैं हर उपजातियों के मानने वाले लोग हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों की सभ्यता अलग है, संस्कृति अलग है, उनके रीति रिवाज अलग है, उनके पहनावे अलग हैं, उनका खान पान अलग है। जब इतना कुछ अलग है तो जाहिर सी बात है सोच और विचार भी अलग अलग है। इस देश के बारे में कहा जाता है कि यहाँ कोस कोस पर पानी बदले और 4 कोस पर वाणी, यानी कि लगभग 1 कोस की दूरी तय करने पर यहाँ पानी का स्वाद बदल जाता है और लगभग 4 कोस की दूरी तय करने पर वाणी बदल जाती है। यानी कि लोगों की जो भाषा है, उनकी जो बोलियां हैं, उनके जो टोन है, बोलने का जो लहजा है वो बदल जाता है। इतना कुछ विविधताओं से भरा हुआ यह देश है और एक विस्तृत देश है, बड़ा देश है। हालांकि देश के टुकड़े होने के बावजूद भी यह जो टुकड़ा बचा वो बहुत बड़ा देश था। ऐसे विविधताओं से भरे हुए देश के लोगों को, विविधता भरे सोच रखने वाले लोगों को एकजुट रख करके, एक साथ ले करके और फिर इस संघ को चलाना, इसकी शासन व्यवस्था को कायम करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, बहुत बड़ी चुनौती थी। आपने देखा कि श्रीलंका कितना छोटा देश है, हमारे देश के एक राज्य हरियाणा के लगभग बराबर है, उसकी आबादी भी हमारे देश से कितनी कम है, एक राज्य की आबादी के लगभग बराबर है। फिर भी वहां पर जो विविधताएं हैं, कोई ज्यादा विविधताएं नहीं है। सिंघालीस लोग हैं और तमिलियंस लोग हैं, मुख्य रूप से यही 2 विविधताएं हैं। उसके बावजूद भी देश एकजुट नहीं रहा और आज तक वहां पर देश के अंदर संघर्ष जारी है। LTTE
और श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच उसका कोई एक कंफर्म फैसला आज तक नहीं आ पाया, जबकि वह देश सन 1948 में आजाद हुआ था, आजादी कितने साल बाद में। बेल्जियम को हमने देखा, वो हमारे देश के एक राज्य हरियाणा से भी छोटा है और वहां पर कुछ खास विविधताएं भी नहीं है। सिर्फ 3 भाषा के बोलने वाले लोग मुख्य रूप से, फ्रेंच, डच और जर्मन। उसमें भी जर्मन बहुत कम लोग हैं। अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो फ्रेंच और डच बोलने वाले लोग ही वहां पर मुख्य रूप से हैं, एक अल्पसंख्यक और दूसरे बहुसंख्यक हैं। फिर भी इतनी छोटी सी विविधता के बावजूद भी वहां पर संघर्ष और देश के टुकड़े टुकड़े होने के चांसेस पैदा हो गए थे। लेकिन थैंक्स टू गॉड कि वहां के लोगों को अकल आई और उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि देश टूटने से बच गया। दुनिया में और भी कई सारे देश हैं जहां पर बहुत ही कम विविधताओं के बावजूद भी वहां पर संघर्ष है और अस्थायित्व नहीं है। तो फिर भारत जैसे विशाल देश में जो पूर्णतः दर्जनों मायने में विविधताओं से भरा पड़ा है, यह देश ही है विविधताओं का। दिस इज द कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। इस तरह से विविधताओं से भरे हुए देश में शासन व्यवस्था को लागू करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि यहाँ भी उसी तरह के संघर्ष हो सकते हैं, उसी तरह से देश के खंड खंड होने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन आज तक हुआ नहीं। अब एक थे एक हैं, इसीलिए कहते हैं कि भारत विविधताओं में एकता वाला देश है। देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन आवर मदरलैंड इंडिया। ऐसा इसलिए हुआ कि हमारा देश का जो संविधान है, भारतीय संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान और सबसे मजबूत संविधान है। उस संविधान ने ऐसी व्यवस्था की कि हम अभी तक बिल्कुल सही सलामत हैं। तो देखते हैं कि भारतीय संविधान ने कौन से ऐसी व्यवस्था किया। भारतीय संविधान ने हमारे देश को कई राज्यों में विभाजित करने का आदेश दिया, नहीं तो हमारा देश कई सारे राज्यों में विभाजित है। हर राज्य में कई सारे जिले हैं, हर जिले में कई सारे प्रखंड हैं, हर प्रखंड में कई सारे पंचायत हैं, ग्रामीण स्तर पर, शहरी स्तर पर नगर पालिकाएं हैं और महानगरीय स्तर पर, महानगरों के स्तर पर नगर निगम है। और इन पंचायतों या नगर पालिकाओं या नगर निगम में वार्ड होते हैं, यानी कि कई सारे वार्ड में वो बटे होते हैं। इस तरह से ऊपर से नीचे तक एक डिस्ट्रीब्यूशन देश में किया गया है। इसके अलावा अब सरकार जब बनाने की बारी आई तो हमारे देश में 3 स्तर पर सरकारों का बंदोबस्त किया गया। 3 स्तर यानी कि त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था हमारे देश में लागू करी गई है हमारे संविधान के द्वारा। पहले स्तर पर एक केंद्रीय संघ सरकार, जो कि पूरे देश के लिए सरकार होती है, इसको इंग्लिश में यूनियन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के नाम से भी जानते हैं। तो पूरे देश के लिए एक सरकार। फिर देश को कई सारे जो राज्यों में बांटा गया, इस देश के लिए, भारत के लिए एक भारत सरकार हो गया, केंद्र सरकार, संघ सरकार, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर राज्यों में विभाजित किया गया, हर राज्य में राज्यों के लिए सरकारें बनाई गई, जिसको कि राज्य सरकार या प्रांत सरकार, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद उसके नीचे के जो बंटवारे हैं, बंटवारे क्या हैं? जिलों, राज्यों को जिलों में, जिलों को प्रखंडों में, प्रखंडों को पंचायतों में या फिर नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में बांटा गया है और फिर उनको वार्डों में बांटा गया है। इस स्तर पर भी एक सरकारी व्यवस्था कायम करी गई है, जिसको कि हमारे देश में पंचायती राज के नाम से जानते हैं, पंचायती राज। तो त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था है ना, 3 स्तरों पर, 3 स्टेजेस पर गवर्निंग सिस्टम को बनाया गया है, ऐसा हमारे संविधान में प्रावधान है। अब जब बात उठती है कि 3 स्तर पर सरकारें होंगी, तो हर सरकार का अपना कुछ न कुछ एक विधायी अधिकार होना चाहिए। अगर निश्चित विधायी अधिकार नहीं होंगे तो ये सरकारें आपस में टकराएंगे और टकराव का नतीजा अक्सर बुरा ही होता है और खंडन का होता है, टूट का होता है, बिखराव का होता है, हिंसा का होता है, जान माल की बहुत बड़ी क्षति का होता है। ऐसा कुछ भी नहीं हो, इसीलिए संविधान में इन 3 स्तर के सरकारों के लिए
विधायी अधिकार भी बांट दिए। विधायी अधिकार में क्या किया कि इस पूरे देश का शासन चलाने के लिए, शासन व्यवस्था चलाने के लिए जितने भी विषय हो सकते हैं उन सभी विषयों की एक सूची तैयार करी गई और फिर उन सभी विषयों को 3 सूचियों में बांट दिया गया। पहली जो सूची है जिसको कि हम लोग संघ सूची इंग्लिश में यूनियन लिस्ट कहते हैं, वो बनाई गई। इस संघ सूची में, यूनियन लिस्ट में वो सारे विषय डाले गए जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, यानी कि जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विषय हैं, मुद्दे हैं, उन सब को संघ सूची में यानी कि यूनियन लिस्ट में शामिल किया गया है। जैसे कि प्रतिरक्षा है, यानी कि देश का डिफेंस है, डिफेंस ऑफ द कंट्री, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सब मिलिट्री जो फोर्स है उसको इसी संघ सूची में शामिल किया गया है। विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी, उसको भी संघ सूची में शामिल किया गया है। करेंसी, मुद्रा, उसको भी संघ सूची में शामिल किया गया है। तो ऐसे जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेशनल इंटरनेशनल लेवल के सब्जेक्ट्स हैं, इश्यूज हैं, उन सबको संघ सूची में शामिल किया गया है। और संघ सूची में जो भी विषय हैं उन सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार, उन कानूनों को लागू करने का अधिकार, और अगर उन कानूनों का उल्लंघन होता है तो उससे संबंधित एक्शन लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को है। राज्य सरकारें या फिर पंचायती राज उसमें किसी तरह की कोई टांगड़ाई नहीं कर सकती। वो अधिकार क्षेत्र सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का है। ठीक उसी तरह से जितने भी क्षेत्रीय स्तर के विषय हैं, राज्य स्तर के जो विषय है, इश्यूज है, मुद्दे हैं, उनको राज्य सूची में यानी कि स्टेट लिस्ट में डाला गया है। और जैसे कि पुलिस है, कृषि है, सिंचाई है, इरिगेशन है, ये सारी जो चीजें हैं इनको राज्य सूची के अंदर डाला गया है, क्योंकि क्षेत्रीय स्तर के मुद्दे हैं, राज्य स्तर के मुद्दे हैं, इसलिए उनको इस सूची के अंदर डाला गया है। तो राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी इश्यूज हैं, उन सभी से संबंधित कानून बनाने, उन कानूनों को लागू करने, अमल में लाने, उन कानूनों की रक्षा करने या उनके भंग होने पर जो भी न्यायिक प्रक्रिया है वो लागू करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार को है। उसमें केंद्र सरकार बिल्कुल भी टांग नहीं अड़ा सकती है, बिल्कुल भी कोई उसमें क्या कहते हैं हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, और ना ही पंचायती राज सिस्टम जो है वो उसमें कोई टांगड़ाई कर सकता है। उस पर पूरी तरह से स्वतंत्र होकर के राज्य सरकार ही काम करती है। अब हम बात करते हैं समवर्ती सूची के, कंकरेंट लिस्ट। इस लिस्ट में, इस सूची में वो सारे विषय और वो सारे मुद्दे डाले गए हैं, वो सभी के सभी इश्यू जिसके अंदर डाले गए हैं जो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों स्तर के हैं। बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जो पूरे राष्ट्र पर भी लागू होते हैं, तो क्षेत्रीय स्तर पर भी लागू होते हैं, स्थानीय स्तर पर भी लागू होते हैं, राज्य स्तर पर भी लागू होते हैं। ऐसे विषयों को इस समवर्ती सूची में डाला गया है। जैसे कि शिक्षा है, शिक्षा एक ऐसा विषय है जो राष्ट्रीय स्तर का भी है और जो क्षेत्रीय स्तर का भी है, इसीलिए इसको समवर्ती सूची में रखा गया है। समवर्ती सूची में जो भी विषय हैं, जो भी मुद्दे हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार, कानूनों को अमल में लाने का अधिकार, कानूनों को लागू करने का अधिकार और कानूनों के भंग होने पर न्यायिक इलाज कहेंगे उसको, करने का अधिकार दोनों ही तरह के सरकारों को है, यानी कि केंद्र सरकार को भी है और राज्य सरकार को भी है। दोनों ही सरकारों को ये अधिकार दिए गए हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न उठा होगा कि यहाँ तो फिर वही टकराव की स्थिति छोड़ दी गई। नहीं, संविधान बनाने वाले लोग बड़े दूरदर्शी थे, बहुत दूर तक की सोचते, तो उनको पता था कि ऐसे टकराव हो सकते हैं, इसलिए इस टकराव को खत्म करने का उन्होंने इंतजाम कर दिया है। वो इंतजाम ये था जो कि हमारे संविधान में है कि
समवर्ती सूची में कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उसमें से किसी सब्जेक्ट पर अगर सबसे पहले केंद्र सरकार ने कोई कानून बना दिया तो पूरे देश में वही कानून लागू होगा और किसी भी राज्य को फिर कोई अधिकार नहीं रह जाता है उस विषय पर कानून बनाने के लिए। दूसरा प्रावधान यह है कि अगर समवर्ती सूची में शामिल किसी विषय पर अगर किसी राज्य सरकार ने या कुछ राज्य सरकारों ने कानून बना लिए हैं, हर राज्य अपने अपने स्तर पर अपने राज्य में अलग अलग जाहिर सी बात है कानून बनाएंगे। पंजाब सरकार अपने हिसाब से कानून बनाएगी, बिहार सरकार अपने हिसाब से कानून बनाएगी, गुजरात सरकार अपने हिसाब से कानून बनाएगी, बंगाल सरकार अपने हिसाब से कानून बनाएगी। तो किसी एक सरकार ने उसके किसी एक विषय पर कानून बना रखा है या कुछ सरकारों ने कानून बना रखे हैं या लगभग सारे के सारे राज्य सरकारों ने कानून बना रखे हैं अपने अपने राज्य में अपने अपने अनुसार, लेकिन उसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार रखती है। उसी विषय पर राज्य सरकार के द्वारा या राज्य सरकारों के द्वारा कानून बनाने के बावजूद भी समवर्ती सूची के उस विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाने का अधिकार रखती है और केंद्र सरकार जब उस विषय पर कानून बना लेगी तो राज्य सरकारों के द्वारा बनाए गए कानून अपने आप ही निरस्त हो जाएंगे, वो अब लागू नहीं रहेंगे और केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून पूरे देश में लागू हो जाएगा। उन राज्यों में भी लागू होगा जिन राज्यों में पहले उस विषय पर कानून नहीं बना था और उन राज्यों में भी लागू होगा जिन राज्यों में उस विषय पर पहले कोई कानून बना था। यानी कि यहाँ पर अब केंद्र सरकार को राज्य सरकार की तुलना में मजबूती प्रदान की गई है, उसको कुछ खास अधिकार स्पेशल अधिकार दिए गए हैं, इसीलिए यहाँ पर अब टकराव की कोई गुंजाइश नहीं बनती है। तो देखा संविधान निर्माता कितने दूरदर्शी थे, कितने दूरदर्शिता के साथ उन्होंने संविधान में ऐसे प्रावधान किए कि भविष्य में कभी भी किसी तरह का कोई टकराव राज्य सरकार और केंद्र सरकारों के बीच में, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में नहीं हो समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने और लागू करने को लेकर के। तो अब सबके अपने अपने विधायी अधिकार क्षेत्र हो गए। यहाँ पर भी एक तरह का पावर शेयरिंग देख रहे हैं, सत्ता की साझेदारी देख रहे हैं जो हमारे संविधान में बंदोबस्त किया गया है। अब हम देखते हैं सरकार के अंग। सरकार के 3 अंग हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, किसी भी तरह की सरकार हो, उसके 3 अंग होते हैं। एक अंग है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। विधायिका का काम है जिसको कि विधान पालिका भी कहते हैं, विधायिका को लेजिस्लेटिव इंग्लिश में कहते हैं। तो विधायिका का ये काम है कि वो कानून बनाए। जिस सरकार को विधायिका है उसके विधायी अधिकार क्षेत्र में जो सूची आती है, संघ सूची या राज्य सूची या समवर्ती सूची, उसके अनुसार उस सूची के संबंधित विषय पर वो कानून बनाने का काम विधायिका करती है, लेजिस्लेटिव करती है। कार्यपालिका, इसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं इंग्लिश में। कार्यपालिका का काम है विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना अपने अधिकार क्षेत्र में। केंद्र सरकार अगर कानून बनाई है तो अपने अधिकार क्षेत्र में लागू करेगी, यानी कि पूरे देश में लागू करेगी। राज्य सरकार बनाई तो अपने अधिकार क्षेत्र यानी को अपने राज्य में लागू करेगी। और इसी तरह से है ना, समवर्ती सूची का विषय अगर है तो उसको केंद्र सरकार ने बनाया तो पूरे देश में लागू करेगी, राज्य सरकार ने बनाई है तो अपने देश में, अपने राज्य में लागू करेगी। ओके, तो विधायिका कानून बनाएगी और विधायिका जो कानून बनाएगी उस कानून को कार्यपालिका अपने अधिकार क्षेत्र में लागू करेगी, अमल में लेकर के आएगी। फिर सरकार का जो तीसरा अंग है न्यायपालिका, इस न्यायपालिका का काम है कि विधायिका ने जो कानून बनाया, जिस कानून को कार्यपालिका ने लागू करवाया, उस कानून की रक्षा करने का काम न्यायपालिका का है। यानी कि जनता के साथ, सरकार के साथ, सबके साथ न्याय करने का अधिकार न्यायपालिका के पास है। इनके अलावा
ये तो हो गया इनके अपने अपने स्पेशल वर्क, खास कार्य, निश्चित कार्य जो इनको संविधान के द्वारा सौंपे गए हैं। दूसरा भी काम संविधान के द्वारा इनको सौंपा गया वो है क्रॉस चेकिंग का। सरकार का हर अंग बाकी दूसरे अंग को क्रॉस चेक करता है, यानी कि विधायिका का काम है अपना कानून बनाने के साथ साथ कार्यपालिका और न्यायपालिका को क्रॉस चेक करते रहना कि कार्यपालिका क्या विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार उन कानूनों को लागू कर रही है, लागू करवा रही है या नहीं। विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार ये अपना काम कर रही है नहीं कर रही है कार्यपालिका, ये भी क्रॉस चेक करती है विधायिका। विधायिका फिर न्यायपालिका को भी क्रॉस चेक करती है कि उसके द्वारा बनाए गए कानून या संविधान के द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार न्यायपालिका अपना काम न्यायपूर्ण ढंग से कर रही है कि नहीं कर रही है, यानी कि अपने कार्य क्षेत्र के माध्यम से न्यायपालिका खुद कानून के साथ न्याय कर रही है क्या नहीं कर रही है, यह क्रॉस चेकिंग करने का काम विधायिका का है। ठीक उसी तरह कार्यपालिका भी विधायिका और न्यायपालिका को क्रॉस चेक करती है। कार्यपालिका ये देखती है कि विधायिका जो कानून बना रही है क्या वो संविधान में जो प्रावधान बनाए गए हैं संविधान के प्रावधानों के अनुसार ये कानून बना रही है या नहीं बना रही है, या उससे अलग हट करके मनमानी करके कानून बना रही है, ये क्रॉस चेकिंग करती है। साथ में कार्यपालिका न्यायपालिका को भी क्रॉस चेकिंग करती है कि विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून या संविधान के प्रावधानों के अनुसार न्यायपालिका अपना काम बखूबी कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक इसी तरह से न्यायपालिका भी इन दोनों अंगों को क्रॉस चेक करती है कि विधायिका संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कानून बना रही है या नहीं बना रही है। कार्यपालिका संविधान के नियमों और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को सही ढंग से ईमानदारी से अमल में ला रही है या नहीं ला रही है, या अपना काम सही ढंग से कर रही है या नहीं कर रही है। यानी कि सरकार का हर एक अंग, बाकी जो दो अंग बच जा रहे हैं उनको क्रॉस चेक करने का काम करती है। इन सब के अलावा न्यायपालिका उन कानूनों की व्याख्या भी करती है और जरूरत पड़ने पर संवैधानिक प्रावधानों का भी एक्सप्लेनेशन देती है। उनको भी सबको समझाने का, चाहे कार्यपालिका को समझना हो या फिर न्यायपालिका को समझना हो, उनको समझाने का, एक्सप्लेन करने का काम न्यायपालिका भी करती है। यानी कि संवैधानिक नियमों या फिर विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों की पूरी व्याख्या करने का काम न्यायपालिका करती है जब भी जरूरत पड़ती है और जिस किसी को भी जरूरत पड़ती है। ये हो गए इनके काम। अब ये कैसे बटे हुए सरकारों का आधार पर, तो पहले स्तर की जो सरकार है वो केंद्र सरकार या संघ सरकार, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, हमारे देश में इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार भी कहते हैं। तो केंद्र सरकार में विधायिका को अगर देखें तो विधायिका का काम संसद करती है और संसद के साथ साथ राष्ट्रपति भी करते हैं। यानी कि विधायिका का निर्माण इन दो से होता है, संसद और राष्ट्रपति से। संसद के दो सदन हैं, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। लोकसभा को निम्न सदन या फिर लोअर हाउस भी कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन यानी कि अपर हाउस भी कहते हैं। ये लोकसभा जो है अस्थायी सदन है, इसका कार्यकाल 5 साल का होता है, एक बार गठित होता है तो हर 5 साल के बाद इसका फिर से गठन किया जाता है, या कई बार 5 साल का कार्यकाल पूरा करने से पहले भी लोकसभा भंग हो जाती है और फिर से नए लोकसभा का गठन किया जाता है। जबकि राज्यसभा स्थायी सदन है, परमानेंट हाउस है, इसके सारे के सारे सदस्य एक साथ कभी भी रिटायर नहीं होते या फिर इस सदन को बर्खास्त नहीं किया जाता है। हर 2 साल के अंतराल पर इसके सिर्फ 1/3 सदस्य ही रिटायर होते हैं और उनके बदले फिर से नए सदस्यों का चुनाव होता है और इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का होता है। इसके सारे के सारे सदस्य एक साथ चयनित होते हैं तो एक ही साथ हटते हैं, जबकि इसके जो सदस्य हैं वो हर 2 साल के अंतराल पर 1/3 सदस्य हटते हैं और उनकी जगह फिर से नए सदस्य चुने जाते हैं। हो सकता है पुराने सदस्य फिर से चुन लिए जाए, ऐसा हो सकता है। तो ये है संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा, और फिर राष्ट्रपति। फिर ये तीनों मिलकर के लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति के
संगठित कार्य करने से ही कानून बनता है। अब कानून बनाने की प्रक्रिया वाले समय में समझाएंगे हम आपको कि ये लोग किस तरह से कानून बनाते हैं, लॉ बनाते हैं। अब केंद्र सरकार में कार्यपालिका के लिए राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री का अपना जो मंत्रिमंडल है या मंत्री परिषद है वो इसमें शामिल होता है। ये सारे मिलकर के कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। हालांकि इस कार्यपालिका में जितने भी लोग शामिल हैं ये सारे के सारे लोग विधायिका के भी अंग हैं। राष्ट्रपति साहब को आप देख रहे हैं, विधायिका के भी हिस्सा हैं। प्रधानमंत्री और उनका जो मंत्रिमंडल है वो भी विधायिका का ही हिस्सा है। यानी कि विधायिका में संसद के जो सदस्य हैं उन्हीं सदस्यों में से प्रधानमंत्री या फिर अन्य मंत्री बना करके उनका मंत्रिमंडल तैयार किया जाता है, और राष्ट्रपति तो खैर हैं। इसके अलावा न्यायपालिका केंद्र सरकार के लेवल पे अगर हम लोग देखें तो देश में एक सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, जो पूरे राष्ट्रीय स्तर के लिए न्याय का काम करती है। अब हम देखें राज्य सरकार या प्रांत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं, है ना, वहां पर विधायिका के लिए विधानमंडल होता है। विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, और इसके साथ साथ राज्यपाल भी होते हैं। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिन राज्यों में विधानमंडल के ये 2 सदन हैं, विधानसभा जिसको कि निम्न सदन और विधान परिषद जिसको कि उच्च सदन कहते हैं, लोअर हाउस एंड अपर हाउस कहते हैं। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का होता है, जबकि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। विधान परिषद के सभी सदस्य एक साथ चुने जाते हैं और एक साथ ही हटते हैं। जब भी विधानसभा भंग होती है तो फिर से चुनाव तो हो सकता है, कार्यकाल पूरा हो गया 5 साल इसलिए भंग हुई और फिर से चुनाव हो रहे हो, या फिर बीच में ही किसी कारणवश भंग करना पड़ा हो या भंग हुआ हो और फिर से चुनाव हुआ हो। लेकिन विधानसभा एक साथ कभी भी भंग नहीं हो पाती है। इसके सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं और हर 2 साल के अंतराल पर इसके 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं और उनकी जगह नए सदस्य चुने जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर राज्यसभा के साथ हुआ था। इसलिए परमानेंट हाउस हो गया, कभी भी टोटली खत्म नहीं होता है, और ये टेम्पररी हाउस हो गया, अस्थायी सदन और ये स्थायी सदन हो गया। पर कुछ राज्य ऐसे हैं जिन राज्यों में ये दोनों सदन नहीं हैं। उन राज्यों में सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। ऐसे भी राज्य हैं। इसकी विशेष जानकारी आने वाले चैप्टर्स में आपको मिलेगी। और बहुत सारे राज्य ऐसे हैं यानी कि जिनको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला हुआ है, उन राज्यों में राज्यपाल की जगह केवल उपराज्यपाल होते हैं, केवल उपराज्यपाल होते हैं, है ना। जिन राज्यों में पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, नहीं दर्जा प्राप्त है, वहां पर उपराज्यपाल होते हैं। और जिन राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला है उनको हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं या केंद्र शासित राज्य कहते हैं, यूनियन टेरिटरी। जैसे कि दिल्ली है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, पौंडीचेरी है ना, चंडीगढ़ है वगैरह, दमन एंड दीव, दादर और नगर हवेली, ये हो गए आपके केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित राज्य, यूनियन टेरिटरी। ये जो यूनियन टेरिटरी हैं उन यूनियन टेरिटरीज में केवल उपराज्यपाल होते हैं। दिल्ली में उपराज्यपाल होते हैं, राज्यपाल नहीं होते हैं। राज्यपाल उन्हीं राज्यों में मिलेंगे जिनको पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त है। जैसे कि बिहार को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त है, बिहार में राज्यपाल है, लेकिन दिल्ली में उपराज्यपाल है, राज्यपाल नहीं है, उसको पूर्ण राज्य का, स्वतंत्र राज्य का दर्जा नहीं है। और जिन राज्यों में राज्यपाल हैं हो सकता है कि उनके साथ साथ एक पद उपराज्यपाल का भी हो, और बहुत जगह राज्यपाल और उपराज्यपाल दोनों पद है, और कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पर राज्यपाल का पद है, उपराज्यपाल का पद नहीं है। तो ऐसा ये बना हुआ है, संरचना बनी हुई है। अब हम देखते हैं राज्य सरकार का स्तर पर कार्यपालिका का। तो कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल आता है उनका, है ना। और यहाँ भी
वही बात है जो यहाँ मैं बोला था कि ये सभी के सभी विधायिका के भी हिस्से हैं, कार्यपालिका के साथ साथ विधायिका के ही हिस्से होते हैं। राज्यपाल देखिए यहाँ भी हैं और राज्यपाल यहाँ भी हैं, है ना। और ये जो मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल है, जिन व्यक्तियों को भी मुख्यमंत्री या मंत्री बनाया गया, अन्य मंत्री बनाया गया है, वो सभी के सभी विधानमंडल के ही सदस्य होते हैं। इन्हीं सदस्यों में से, विधानमंडल के सदस्यों में से ही इनको बनाया जाता है। तो इसलिए ये विधानमंडल के भी हिस्से हैं। राज्य स्तर पर अगर न्यायपालिका का एक बड़ा हिस्सा देखें तो वो होता है हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। अब जब हम लोग कानून बनाने की प्रक्रिया जब पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कि राज्यों में कानून आखिर बनता कैसे है। फिर कार्यपालिका का जब हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे तो वहां पर हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति की क्या शक्तियां हैं, क्या अधिकार है, क्या इनके कार्य है। उसी तरह प्रधानमंत्री के, राज्यपाल के, मुख्यमंत्री के, इन सब की क्या अधिकार क्षेत्र हैं, इनके क्या क्या कर्तव्य क्षेत्र हैं, इनको क्या शक्तियां प्राप्त है, किस तरह का काम करते हैं और कैसे करते हैं, इन सभी पर विस्तृत चर्चा अलग से होगी। अब हम बात करते हैं न्यायपालिका की। तो न्यायपालिका में सबसे ऊपर राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय है, उसके बाद स्टेट का किसी भी राज्य का जो सबसे बड़ा न्यायालय है वो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है, और उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, जिला न्यायालय, और फिर जिला न्यायालय के अंदर कई सारे लोक अदालतें भी होती हैं या फिर अन्य कई तरह के कोर्ट्स भी होते हैं। तो इस पर भी चर्चा, जब न्यायालय पर विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे, पढ़ेंगे, तब वहां पर इन सब के बारे में डिटेल जानकारी आपको मिलेगी। तो हमने यहाँ पर बताया आपको 3 स्तर के सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायती राज। पर आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि सर तो बता रहे हैं 3 स्तर के सरकारें, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायती राज, पर जब यहाँ पर सरकार के अंगों की चर्चा कर रहे हैं तो ये 2 ही स्तर पर चर्चा करके छोड़ दिए, केंद्र सरकार का स्तर पर और राज्य सरकार का स्तर पर। पंचायती राज का स्तर पर तो सर बताए ही नहीं। पंचायती राज का स्तर पर भी हम आपको बताएंगे जब हम लोग पंचायती राज पर स्पेशल क्लास अटेंड करेंगे। स्पेशल क्लास यानी कि हम पढ़ाएंगे और आप पढ़ेंगे उसके ऊपर एक खास चैप्टर, तो वहां पर पंचायती राज से भी संबंधित सारी की सारी जानकारी आपको डिटेल देंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। तो आज की क्लास हम यहाँ पर टर्मिनेट करते हैं। इसके आगे की जो कहानी है, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी बातें हैं, उन पर विस्तृत चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। अब आपकी जिम्मेदारी है कि जितना कुछ मैंने पढ़ा दिया उस पर आप फुल कमांड करें। थैंक यू।